हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है? टेली मीन्स डिस्टेंट। तो टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आती है, यानी कि बहुत दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आती है। और टेलीस्कोप्स दो तरह के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग कौन से होते हैं? जिनमें कि रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? लेंसेज that are called refracting telescopes. So the telescope is a device used for viewing distant objects. दूर की चीजों को देखने के काम आती है। It provides angular magnification of distant objects. दूर की objects को वो मैग्नीफाई कर देता है ताकि हम इजीली उनको देख सकते हैं। Refracting telescopes can be used for both terrestrial and astronomical observation. इसको हम टेरेस्ट्रियल में भी, यानी कि ऑन ग्राउंड या अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं दूर की, उनको देखने के भी काम में यूज कर सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम स्काई में देखते हैं, जैसे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो उनको देखने के भी हम इनको यूज कर सकते हैं। कैसा होता है इसका कंस्ट्रक्शन? इट ऑल्सो हैज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड एन आईपीस। जैसे हमने माइक्रोस्कोप में दो लेंस लिए थे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, इसी तरह से इसमें भी दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो आई के पास है उसको आईपीस। बट हियर द ऑब्जेक्टिव हैज़ ए लार्ज फोकल लेंथ एंड ए मच लार्जर एपर्चर देन द आईपीस। इस केस में ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, और उसका एपर्चर मीन्स ये डायमीटर जो है, ये जो लेंस का साइज है वो भी ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि इनकी फोकल लेंथ जितनी कम होती है उन लेंसेज की, उतना ही ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होता है, और उसमें हम ऑब्जेक्टिव छोटा यूज़ करते हैं। लेकिन टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा लेना पड़ता है, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होती है उसकी, और एपर्चर भी। एपर्चर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो बहुत दूर रखी हुई है, बहुत दूर से लाइट आ रही है। तो जो ऑब्जेक्टिव का अगर हम एपर्चर छोटा लेंगे तो वो कम लाइट को गैदर करेगा। कम लाइट को गैदर करेगा तो इमेज हमारी जो है ब्राइट नहीं बनेगी। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बढ़ा लेते हैं ताकि वो ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर सके, और ज़्यादा लाइट कलेक्ट करेंगे तो इमेज हमारी ब्राइट बनेगी। ठीक है। Light from a distant object enters the objective and a real image is formed at the second focal point. Distant object means object कहाँ रखी है? इंफिनिटी पे। और अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। तो ये जो इमेज बनेगी इसकी ए डैश बी डैश, ये कहाँ बनेगी? फोकस पे। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। ये आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, यानी कि फोकस पर इमेज बन रही है। कैसी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये इमेज जो है आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आईपीएस में कैसे एक्ट करता है? लाइक ए मैग्नीफायर। मैग्नीफायर या सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था हमने, उसमें दो पोजीशंस होती हैं, या तो इमेज जो है इंफिनिटी पे बनती है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आईपीएस मैग्नीफाइज दिस इमेज एंड प्रोड्यूसेस ए फाइनल इन्वर्टेड इमेज। तो आईपीएस क्या करेगा? इस इमेज को मैग्नीफाई कर देगा और बड़ा कर देगा, और कैसी इमेज बन जाएगी? फाइनल इमेज जो कि इन्वर्टेड होगी। इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो ए डैश बी डैश था वो आईपीस के भी फोकस पे रखा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आईपीस का भी फोकस है। आईपीस का फोकस है तो आईपीस जो है फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा? इंफिनिटी पे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखी है। Terrestrial telescopes have in addition a pair of inverting lenses to make the final image erect. अब क्योंकि फाइनल इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और अगर हमें जो है ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट देखनी है, यानी कि हम टेरेस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें सीधी इमेज चाहिए होती है। तो उस केस में टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम एक एक्स्ट्रा लेंस लगा देते हैं जो कि इमेज को वापस सीधा कर देता है, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को सीधे देख सकें, हमें उल्टी इमेज ना दिखाई दे। तो दोनों ही केसेस में हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। पहला केस कौन सा है? फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। मैग्नीफिकेशन को हमने पहले भी डिफाइन किया है, m इज इक्वल टू
theta I upon theta O. It means angle found by the image and the angle found by the by the object, दोनों का ratio. The magnifying power m is the ratio of the angle beta subtended at the eye by the final image, image जो angle बना रही है, to the angle alpha which object subtends at the lens or at the eye. तो ये रे डायग्राम देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे. इसकी जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, वो कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे. और ये इस तरह से बन रही है, हम इसे ये ट्यूब की लेंथ को, एक ट्यूब में लगे होते हैं दोनों लेंसेस, तो ट्यूब की लेंथ को एडजस्ट करके हम इस इमेज को ऐसे कर सकते हैं कि ये इमेज जो है आईपीस के भी फोकस पे बन रही है. तो ये जो ए डैश बी डैश इमेज है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्टर काम कर रही है, और फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे. इन्फिनिटी पे जो है हमारी फाइनल इमेज बड़ी सी बन जाएगी. तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें निकालना है इनका रेशियो थीटा आई, यानी कि जो इमेज है वो कितना एंगल बना रही है. इमेज इस केस में कितना एंगल बना रही है, अगर हम इमेज से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल बीटा, इसको हम बीटा लिख सकते हैं. और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रही है, दिस एंगल अल्फा. ठीक है, तो अब हम 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू निकालते हैं. अब बीटा ये एंगल है, तो ये एंगल भी बीटा होगा. कैसे एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और इधर ये एंगल जो है वो अल्फा होगा, क्योंकि ये भी इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ये पॉइंट हम ले लेते हैं C1 और ये पॉइंट ले लेते हैं C2, इनके सेंटर, इनके ऑप्टिकल सेंटर्स. तो 10 बीटा निकालते हैं. 10 बीटा कितना होगा, 10 बीटा, ये ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ए डैश एफ एंड ए डैश बी डैश एंड C2, ये कह सकते हैं हम ए डैश बी डैश C2 इस ट्राइंगल से. 10 बीटा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2. ठीक है, और 10 अल्फा निकालेंगे तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा, 10 अल्फा निकालेंगे हम इस ट्राइंगल से, ए डैश बी डैश और C1 इस ट्राइंगल से निकालेंगे. इट विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C1. तो m निकालने के लिए हमको निकालना है बीटा अपॉन अल्फा. इट मीन्स 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, या हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C1. तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाता है ये, बी डैश C1 अपॉन बी डैश C2. बी डैश C1, ये बी डैश पॉइंट है और ये C1 पॉइंट. क्या है ये, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. और बी डैश C2, बी डैश और C2 पॉइंट हमारा ये है, ये डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. तो इसके से मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, FO अपॉन FE, यानी कि मैग्निफिकेशन ज़्यादा करने के लिए FO बड़ा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और आईपीस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए. In this case, the length of the tube, telescopic tube, is FO plus FE. Length of the tube क्या होती है, ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये एक ट्यूब में लगे होते हैं, एक ट्यूब में एक तरफ ऑब्जेक्टिव लगा होता है, एक तरफ आईपीस, तो उनके बीच का डिस्टेंस है जिसको हम लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं. तो इसे फिगर से दिखाई दे रहा है कितना है ये, FO प्लस FE, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको लेंथ ऑफ द ट्यूब मिल जाएगी, और इस फॉर्मूले से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. तो दूसरा केस लेते हैं, इसमें इमेज बन रही है एट D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो ये डायग्राम समझ लीजिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है. तो इससे जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव से वो कहाँ बनेगी, ये जो ए डैश बी डैश है इमेज है, कहाँ बन रही है, ये FO पे बन रही है. ये इसकी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, FO पॉइंट पे बन रही है. अब हम ट्यूब की लेंथ को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज है वो FE से, FE से थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे हो. इट मीन्स ये जो ए डैश बी डैश इमेज बन रही है ये आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर आ जाए. ठीक है, दिस वन इज फोकस, दोनों तरफ फोकस मार्क कर दिए. तो ये जो इमेज है कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जो फाइनल इमेज बनेगी. ए डबल डैश बी डबल डैश इज द फाइनल इमेज. मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमको वही निकालना है, थीटा आई अपॉन थीटा ओ. थीटा आई यानी कि जो इमेज एंगल सबटेंड कर रही है, कितना एंगल, दिस इज बीटा.
जो कि इस बीटा के इक्वल है। बीटा और थीटा ओ यानी कि ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रही है, दिस एंगल दैट इज अल्फा, और ये अल्फा जो है इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इस अल्फा के इक्वल है। या हम लिख सकते हैं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो अगर हम m निकालें तो 10 बीटा कितना है, इस ट्राइंगल से लेंगे हम a डैश b डैश c2। इससे जो 10 बीटा है परपेंडिकुलर a डैश b डैश अपॉन बेस कितना है इसका a डैश c2। 10 अल्फा लेंगे, 10 अल्फा के लिए ट्राइंगल यूज करेंगे हम a डैश b डैश और c1। तो इसका जो 10 अल्फा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर a डैश b डैश और बेस कितना है इसका a डैश c1। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, वी विल गेट a डैश c1 अपॉन a डैश c2। और a डैश c1 हमको पता है कितना है, a डैश ये पॉइंट है और c1 ये पॉइंट है, यानी कि ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव के इक्वल है। और a डैश c2 हमको पता नहीं है। a डैश c2 वैसे है क्या, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको हम ue लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ue निकालना है। कैसे निकालेंगे, ve हमको पता है, ve कितना है d, और फोकल लेंथ पता है fe। तो अगर हम लेंथ फॉर्मूला यूज करें तो 1 अपॉन fe इज इक्वल टू 1 अपॉन ve माइनस 1 अपॉन ue, या हमको मिल जाएगा 1 अपॉन ue इज इक्वल टू 1 अपॉन ve माइनस 1 अपॉन fe। इट मीन्स 1 अपॉन ue इज इक्वल टू 1 अपॉन ve कितना है d के इक्वल, और अगर साइन कन्वेंशन यूज करें तो माइनस d, देन माइनस 1 अपॉन fe। फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव ही होती है, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर ले लेंगे, यू विल गेट fe प्लस d अपॉन d इंटू fe। ठीक है, और अगर हम ue निकालें तो ue कितना हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, इट मीन्स माइनस डी fe अपॉन fe प्लस d। ue की वैल्यू निकाली है हमने, नेगेटिव साइन में इसलिए आई है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आईपीस के लेफ्ट साइड में है, और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, a डैश c2 के। इट मीन्स a डैश c2 इज इक्वल टू dfe अपॉन fe प्लस d। इसमें हम साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस की वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इसका, अब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे मैग्निफिकेशन के लिए। m इज इक्वल टू fo अपॉन a डैश c2 की वैल्यू कितनी है, dfe अपॉन fe प्लस d, या हम इसको लिख सकते हैं fo अपॉन fe d प्लस fe, इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे अपॉन d, ये लिख सकते हैं। या हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू fo अपॉन fe एंड 1 प्लस fe अपॉन d। तो इस फॉर्मूले से हम मैग्निफिकेशन सेकेंड केस में, यानी कि जब इमेज जो है डी पे बन रही है, तो उस केस में हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं कितना होगा। और इस केस में अगर हम लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालें तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगा, FO प्लस UE। UE का साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं। इट मीन्स FO प्लस UE कितना निकाला था हमने, दिस वन, FED अपॉन FE प्लस D। तो ट्यूब की लेंथ इस केस में जो है इतनी हमको लेनी पड़ेगी। तो टेलीस्कोप जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। फर्स्ट इज लाइट गैदरिंग पावर उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा उसकी रिजॉल्विंग पावर या रिजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। लाइट गैदरिंग पावर मीन्स कि वो ज़्यादा लाइट गैदर करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर हमें लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लाइट कलेक्ट करे, तो उसका जो एरिया है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है या अपर्चर है वो हमको बड़ा लेना पड़ेगा, तो हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा है रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली which are in very nearly the same direction and close to each other। अगर एक ही डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि बहुत छोटी हैं और बहुत ही क्लोज हैं, तो अगर हम उनको डिस्टिंक्टली अलग अलग क्लियरली हम देख सकते हैं, तो इसका मतलब उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो अच्छी है।
और ये रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करती है? डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी कि दोनों ही चीजें, लाइट गैदरिंग पावर भी और रिजॉल्विंग पावर भी, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव का डायमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ लार्ज डायमीटर। लेकिन अगर हम लार्ज डायमीटर का ऑब्जेक्टिव लेंगे तो क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी? पहला तो बड़ा लेंस बनाना बहुत हैवी हो जाएगा। हमारा जो टेलीस्कोप है वो हैवी हो जाएगा अगर उसमें हम बहुत बड़े बड़े लेंस लगाएंगे। दूसरा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंड सपोर्ट विद देयर एजेस। जो हम लेंस बनाएंगे उनको बनाना भी थोड़ा मुश्किल होगा और उनको सपोर्ट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो लेंस है उसका हमको पूरा पोर्शन चाहिए जिसमें कि लाइट पास होगी, तो हम सिर्फ उनको एजेस पे सपोर्ट देते हैं लेंस को, तो उनको सपोर्ट देना भी मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत बड़े बड़े लेंसेज होंगे। और क्या डिफिकल्टी है? इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मेक सच लार्ज साइज लेंसेज। एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये हैवी हो जाते हैं और जो है इनको सपोर्ट अच्छा नहीं मिल पाता है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसके अलावा जो इमेज बनती है उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, अगर इसका साइज ज़्यादा होगा एपर्चर का, तो ये जो दूर की रेज हैं और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास की रेज हैं वो जो है एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी, यानी कि इमेज की शेप हमारी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी या डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस होंगी। जो रेड वेवलेंथ है वो किसी और पॉइंट पे फोकस होगी और जो लाइट की जो ब्लू वेवलेंथ है या वॉयलेट वेवलेंथ है वो अलग पॉइंट पे फोकस होगी, यानी कि कलर्ड इमेज बनेगी और ब्लर्ड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स के डिसएडवांटेजेस होते हैं कुछ। तो इनको दूर करने के लिए जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं उसमें हम क्या करते हैं? वी यूज ए कॉनकेव मिरर rather than a lens for the objective। ऑब्जेक्टिव में लेंस लगाने की बजाय, ये जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था, लेंस की बजाय हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और ऐसे टेलीस्कोप जिसमें कि मिरर ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मिरर यूज करेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। Reflecting telescopes use a concave mirror rather than a lens for the objective। इनमें ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस की बजाय कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। एंड टेलीस्कोप्स विद मिरर ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। ऐसी टेलीस्कोप्स को जिनमें हम मिरर यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। अब इनकी क्या एडवांटेजेस हैं? नो क्रोमेटिक एब्रेशन। मिरर में कोई भी क्रोमेटिक एब्रेशन नाम का डिफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सारे जो रिफ्लेक्शन होता है मिरर से वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, मैकेनिकल सपोर्ट इज मच लेस ए प्रॉब्लम। इसको सपोर्ट करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक तो मिरर का वेट कम होता है। मिरर वेट्स मच लेस देन ए लेंस ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिटी। और दूसरा, it can be supported over the entire back surface, not just over the rim। जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर यूज किया है हमने, तो इसको जो है हम पूरे बैक पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट इसमें से आर पार नहीं जानी है, सिर्फ रिफ्लेक्ट होके वापस आनी है। जबकि लेंस को हम सिर्फ यहाँ पर एजेस पे ही सपोर्ट करते थे, मिरर को हम पूरे में सपोर्ट दे सकते हैं। और दूसरा, मिरर हल्का होता है तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। इसमें जो है डिसएडवांटेज क्या है या प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम विद रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप इज दैट द ऑब्जेक्टिव मिरर फोकसेस लाइट इनसाइड द टेलीस्कोप ट्यूब। जो टेलीस्कोप की ट्यूब होगी, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर की, तो जो भी लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है दूर से वो कहाँ होगी? यहीं पे फोकस हो जाएगी, फोकस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके मिलेगी। इसका मतलब वो ट्यूब के अंदर फोकस हो जाएगी। अब ट्यूब के अंदर फोकस होगी तो इसका मतलब जो हम आईपीस यूज करेंगे, हमको आईपीस ट्यूब के अंदर लगाना पड़ेगा, या हमको इस मिरर में होल करके यहाँ पे इसमें आईपीस जो है वो फिट करना पड़ेगा ताकि हम इमेज को देख सकें। या ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर हमको उसके कोई जो है व्यू करने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो क्या होता है, अगर हम ऑब्जर्वर को यहाँ रखेंगे या आईपीस को यहाँ रखेंगे तो ये इतना पार्ट जो लाइट का है, जो लाइट इंसिडेंट है, वो पार्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि कम लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पे और इमेज जो है वो इतनी ब्राइट नहीं बनेगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट द लाइट बीइंग फोकस्ड बाय अनदर मिरर।
ये जो लाइट फोकस हो रही है किससे, कॉनकेव मिरर से, जो कि ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, उसको हम किसी दूसरे मिरर की हेल्प से आईपीस की तरफ फोकस कर देते हैं, आईपीस की तरफ उसको डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर से या ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रही है उसको हमें दूसरे मिरर की हेल्प से आईपीस की तरफ डायरेक्ट करना है। तो इनमें पहला जो टेलीस्कोप बनाया गया वो न्यूटन ने बनाया था, विच इज कॉल्ड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें क्या है, एन अरेंजमेंट यूजिंग ए प्लेन सेकेंडरी मिरर to focus the incident light to the eyepiece is known as Newtonian telescope after its inventor। इसमें जो कॉनकेव मिरर से या ऑब्जेक्टिव से जो लाइट फोकस हो रही थी उसको हमें आईपीस की तरफ फोकस करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर यूज करते हैं जो कि उस लाइट को आईपीस की तरफ फोकस कर देता है। ये इसका डायग्राम है। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, वहां से रेज आ रही हैं। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या यूज किया है, कॉनकेव मिरर या पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। तो ये सारी रेज जो है फोकस पे आएंगी। फोकस पे हमने क्या रख दिया है, एक प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर की हेल्प से ये जो रेज हैं ये कहाँ जा रही हैं, ये आईपीस की तरफ जा रही हैं और फाइनल इमेज जो है आईपीस से बन जाती है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इसमें हमने क्या यूज किया है, एन अरेंजमेंट यूजिंग कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर। न्यूटोनियन में प्लेन मिरर यूज किया था, इसमें कॉन्वेक्स मिरर को सेकेंडरी मिरर की तरह यूज किया है टू फोकस द इंसिडेंट लाइट विच नाउ पासेस थ्रू ए होल इन द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर इज नोन एज कैसेग्रेन टेलीस्कोप आफ्टर इट्स इन्वेंटर। तो इसका डायग्राम समझते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, इससे लाइट आ रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं, और ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, कॉनकेव मिरर, जो कि ऑब्जेक्टिव की तरह ऐड कर रहा है। तो इसमें हम बीच में छोटा ये होल कर देते हैं ये, और इसके फोकस पर, ये जो फोकस पॉइंट है यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, सेकेंडरी मिरर लगाया है, कौन सा, कॉन्वेक्स। प्लेन की जगह हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज कर दिया है, और ये कॉन्वेक्स मिरर जो है लाइट को, ये जो लाइट आ रही थी मिरर ऑब्जेक्टिव से, उसको वो आईपीस की तरफ फोकस कर देता है। The largest telescope in India is in Kevalur, Tamil Nadu. It is a 2.34 meter diameter. उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 2.34 मीटर। और जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वर्ल्ड का, दैट इज इन यूएसए विद a reflector of 10 meters in diameter। तो क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9.13, A small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter. Objective की focal length given है हमको 144 centimeter. Eyepiece of focal length 6 centimeter. Eyepiece की focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and eyepiece? तो दो चीजें निकालनी है हमको, एक तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है और दूसरी क्या निकालनी है हमको, लेंथ ऑफ द ट्यूब। सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस मीन लेंथ ऑफ द ट्यूब। एम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ ओ अपॉन एफ ई। इट मीन्स 144 अपॉन 6। इसको डिवाइड कर देंगे, इट इज 24। बी पार्ट में लेंथ निकालनी है, लेंथ इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। इट मीन्स एफ ओ 144 प्लस एफ ई इज 6 सेंटीमीटर, that is equal to 150 centimeter. Next question number 9.14. A part, a giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length 15 meter. जो objective lens है उसकी focal length है 15 meter. Centimeters में लें तो 1500 centimeter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, eyepiece की focal length कितनी है, 1 centimeter. What is the angular magnification of the telescope? तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं पहले, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है हमको, दैट इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ कितना है, 1500 सेंटीमीटर, एफ ई इज 1 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन विल बी 1500. देन सेकेंड पार्ट, If this telescope is used to view the moon, अगर ये मून को देखने के काम आता है, what is the diameter of the image of the moon found by the objective lens?
जो ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी इमेज बना रहा है उसका डायमीटर कितना होगा। और गिवन क्या है हमको, डायमीटर ऑफ द मून एक्चुअल जो है वो गिवन है और रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट गिवन है, यानी कि मून का डिस्टेंस गिवन है हमको। तो अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पर हम मून ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो है दैट इज द मून और इसका जो डायमीटर है दैट इज AB, ये मून का डायमीटर है। और इसका जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं, ये जो लूनर ऑर्बिट की रेडियस है R0। ठीक है, तो ये जो इमेज का एंगल, ये जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रही है, मून जो एंगल बना रहा है, इसको हमने अल्फा मार्क कर लिया है। इसकी इमेज कौन सी बन रही है, A', B' जो है वो इमेज है मून की। और इसको हम ले लेते हैं D', जो डायमीटर है D'। और ये कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। तो ये जो डिस्टेंस है जिस पे इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और ये जो एंगल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया है, इसका डायमीटर, हम जो एक्चुअल डायमीटर है इसको D ले लेते हैं। D गिवन है हमको 3.48 इंटू 10⁶ मीटर। रेडियस गिवन है, यानी कि ये R0 डिस्टेंस गिवन है, R0 इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। और जो डायमीटर निकालना है उसको हमने D' मान लिया है। अब क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल सेम है, अल्फा विच इज इक्वल टू 10 अल्फा, जिसको हम D/RO भी लिख सकते हैं, या इसको हम D'/FO भी लिख सकते हैं। अगर हम ABC1 ट्राइंगल से देखें तो D/RO, और अगर हम A'/B'/C1 ट्राइंगल से देखें तो A'/B' यानी कि D'/FO। ठीक है, तो हमको निकालना है D'। हमें को ये बाकी वैल्यूज गिवन है, D कितना है 3.48 10⁶, RO की वैल्यू 3.8 10⁸ इज इक्वल टू D' फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये कितना है 15 क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में लेंगे। This implies D' is equal to 3.48 into 10⁶ into 15 divided by 3.8 into 10⁸। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 13.74 into 10⁻⁻2 मीटर। जो D' की वैल्यू है 13.74 into 10⁻⁻2 मीटर, या सेंटीमीटर में लिखें तो 13.74 सेंटीमीटर। तो जो मून की इमेज हमको ऑब्जेक्टिव से बनती हुई दिखाई देगी वो कितनी, उसका डायमीटर कितना है 13.74 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट टर्न पे हम जो 6th यूनिट पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, उसका ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।